डियर स्टूडेंट, मैं एचएल शिवान एक बार फिर आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। अगर आप कामयाब होकर अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सिकंदर की क्या भूमिका रही इसके बारे में जानकारी दूंगा, ताकि आने वाले एग्जाम में यहां से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सके। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिकंदर के जन्म से। सिकंदर का जन्म हुआ है 356 में। 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ है और सिकंदर का पिता फिलिप जो मकदूनिया का शासक 359 में वो मकदूनिया का शासक बना। इसके बाद 329 में सिकंदर के पिता फिलिप की मृत्यु हो जाती है और पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर शासक बनता है। वो अपना राज्य का विस्तार करता है और अपने गुरु अरस्तु के मार्गदर्शन पर वो राज्य का विस्तार करते करते विश्व को जीतना चाहता है। अरस्तु सिकंदर का गुरु अगर पूछे तो उसका नाम अरस्तु है। अरस्तु के गुरु का नाम अगर पूछे तो वो प्लूटो है। प्लूटो के गुरु का नाम था सुकरात था। तो अपने गुरु की आज्ञा से वो विश्व जीतने के लिए भारत अभियान पर निकलता है। तो सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया है 326 ईसा में। सबसे पहले सिकंदर ने भारत को आक्रमण किया है 326 ईसा पूर्व में। तो सिकंदर ने भारत पे आक्रमण जब किया तो सबसे पहले उसने तक्षशिला के ऊपर आक्रमण किया। तक्षशिला पे उसने आक्रमण किया और तक्षशिला का जो गुरु था वो चाणक्य था और वहां का जो राजा था उसका नाम था आम्बी। आम्बी तक्षशिला का राजा था, जहां पर सिकंदर का सबसे पहला आक्रमण होता है 326 ईसा पूर्व में। लेकिन आम्बी सिकंदर से बिना युद्ध लड़े ही सिकंदर की अधीनता को स्वीकार करता है और भारत विजय की अभियान में सिकंदर की सहायता देने के लिए तैयार हो जाता है। तो सबसे पहला युद्ध 326 ईसा पूर्व में भारत में सिकंदर ने किया है तक्षशिला पर, और जहां का राजा था आम्बी। इसके बाद आम्बी के साथ मिलकर सिकंदर करता है पंजाब के ऊपर आक्रमण। पंजाब का जो राजा होता है पोरस, राजा पोरस आसानी से हार नहीं मानता है और सिकंदर और राजा पोरस के बीच का जो युद्ध है वो झेलम नदी के तट पर होता है, जिसे हाइड्रोस्पीज का युद्ध कहते हैं या फिर झेलम का युद्ध जिसे कहते हैं। झेलम नदी का जो पुराना नाम था वो बित्सता था, तो इसको बित्सता के नाम से भी जाना जाता है इस युद्ध को। अगर कहें कि सिकंदर और राजा पोरस के बीच का जो युद्ध कहां पर हुआ है, किस नदी के तट पर हुआ है, तो इसका सही आंसर रहेगा झेलम नदी के तट पर हुआ है। इस युद्ध में राजा पोरस हार जाता है और सिकंदर उसको जीवन दान देता है, क्योंकि सिकंदर की जो पत्नी का नाम होता है वो होता रक्सौना। सिकंदर की पत्नी रक्सौना पोरस को राखी बांधती है, जिसकी वजह से क्या है कि वो सिकंदर उसको जीवन दान देता है, उसको नहीं मारता है। और उसकी बहादुरी को देखकर सिकंदर की पत्नी ने रक्सौना ने राजा पोरस को राखी बांधी होती है। और अब पोरस भी क्या करता है कि सिकंदर का साथ देता है आगे के अभियान में। तो यही पूछा जाएगा कि झेलम नदी के तट पर किन दो राजाओं का युद्ध हुआ है, तो आपको याद रखना है कि सिकंदर और राजा पोरस के बीच में युद्ध हुआ है। इसको हम झेलम का युद्ध कहते हैं या फिर हाइड्रोस्पीज का युद्ध कहते हैं या फिर बित्सता। इस झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है वो बित्सता था। और इस युद्ध में सिकंदर का घोड़ा, जो एक घोड़ा होता है बाउकेफला, वो मारा जाता है। सिकंदर का घोड़ा का नाम होता है बाउकेफला। तो याद रखना है कि सिकंदर का घोड़ा जो बाउकेफला होता है वो इस युद्ध में मर जाता है और इसकी याद में सिकंदर झेलम नदी के तट पर एक बाउकेफला नामक बस्ती की स्थापना करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाउकेफला नामक बस्ती की स्थापना सिकंदर ने कहां की है, फिर किस नदी के तट पर की है, तो इसका आंसर रहेगा झेलम नदी के तट पर। और किसकी याद में? सिकंदर के घोड़े बाउकेफला के नाम पर। इसके बाद वो क्या करते हैं कि अपने आगे के भारत अभियान पर वो आगे की ओर बढ़ते हैं और ब्यास नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। तो ब्यास नदी के तट पर या फिर ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना क्या है, मना करती है। तो वह कौन सा सेनापति था, वह कौन सा सेना नायक था जिसने ब्यास नदी को पार करने से मना किया है? तो उसका नाम था कोइनोस। जो सिकंदर का एक प्रमुख सेनापति होता है वो ब्यास नदी को पार करने से मना करता है। तो याद रखना है, ब्यास नदी को पार करने से मना करने वाला कौन सा सेनापति था कि ब्यास नदी को कोई पार नहीं करेगा। कोई पार नहीं करेगा ब्यास नदी को। सिकंदर का सेनापति कोइनोस, जिसने ब्यास नदी को पार करने से मना करता है। लेकिन सेल्यूकस निकेटर चाहता है कि हम आगे के अभियान में जाए और इसलिए इन सेना नायकों के बीच में विद्रोह के कारण सिकंदर फाइनली मानता है कि अब मुझे ब्यास नदी को पार नहीं करना है और यहीं से ब्यास नदी के तट से ही वो स्थल मार्ग से वापिस चला जाता है। क्यों जाता है? वो ब्यास नदी को पार नहीं करता है,
ब्यास नदी को पार किए बिना ही सिकंदर स्थल मार्ग से वापिस चला जाता है। सबसे पहला रीजन रहेगा उसके सेना नायकों के बीच का विद्रोह था। कोई नोस ने मना किया था और सेल्यूकस निकेटर चाहता था कि वो भी उसके प्रमुख सेनापति था, वो चाहता था कि वो क्या है कि आगे के अभियान को जारी रखे। तो इस विद्रोह को देखते हुए वो वापिस चला जाता है। दूसरा बड़ा कारण ये भी था कि उसके जो भविष्यवक्ता है उन्होंने भी मना किया था कि ब्यास नदी के पार अब नहीं जाना है। तो दो मेन कारण रखने आप लोगों ने, एक तो उसका जो सेनापति कोइनोस था उसने मना किया था कि इस अभियान को यहीं पर रोको। दूसरा उसके साथ जो सिकंदर के साथ जो भविष्यवक्ता आए थे उन्होंने भी मना किया था। तीसरा कहते हैं कि ब्यास नदी में बाढ़ आई थी जिसके कारण वो क्या है कि आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद सिकंदर का एक और सेनापति था जिसको हम जल सेनापति कहते हैं, जल सेनापति। देखो जल का जो एक पर्यायवाची है वो है नीर को जल कहते हैं। तो उसका जल सेनापति निर्याकस था। तो याद रखने के लिए तीन प्रमुख सेनापति, जल सेनापति सिकंदर का निर्याकस, और कोई नहीं जाएगा ब्यास नदी के पार तो कोइनोस जो कि जिसने मना किया कि ब्यास नदी को पार नहीं करना है, और उसका जो एक और सेनापति जो उसका वंशज रहता है उसका नाम होता है सेल्यूकस निकेटर रहता है। तो क्या करता है कि सिकंदर इस अभियान को यहीं पर रोक लेता है और स्थल मार्ग से वापिस जाता है। कब जाता है? 325 ईसा में। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर स्थल मार्ग से वापिस जाता है और उसने भारत तक है ना, भारत में सिकंदर 19 महीने तक रहा होता है और ब्यास नदी के तट पर अपनी याद के लिए वो 12 स्तूपों का निर्माण करता है। सिकंदर अपनी याद के लिए वहां पर 12 स्तूपों का निर्माण करता है जो अभी नष्ट हो चुके हैं, और साथ में ही वहां पर जो भी भारत में उसके जो जीते हुए क्षेत्र होते हैं वो सिकंदर अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को दे देता है, और बाकी वो क्या करते हैं, वापिस चले जाते हैं स्थल मार्ग से। जो निर्याकस होता है ना, निर्याकस जो उसका जल सेनापति होता है वो जल मार्ग से वापिस जाता है और सिकंदर जाता है स्थल मार्ग से। और 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, वो भी बेबीलोन नामक जगह पर। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु होती है, कब होती है? 323 ईसा पूर्व में। और उसके बाद अगर हम बात करें कि जो अब का सिकंदर है मात्र 33 वर्ष की उम्र में वो मर जाता है। तो याद रखना है कि अगर सिकंदर से पूछा जाए कि सिकंदर का जन्म अगर पूछे तो याद रखना है 356 में सिकंदर का जन्म हुआ है और 359 में उसके पिता मकदूनिया का शासक बना है, और उसके बाद 329 में जो सिकंदर का पिता था उसकी मृत्यु होती है। उसके बाद सिकंदर अपने गुरु की मार्गदर्शन और आज्ञा से वो क्या है कि विश्व विजेता के अभियान पे निकल जाता है और वो सबसे पहले भारत के ऊपर आक्रमण करता है 326 ईसा में, और वो तक्षशिला पे आक्रमण करता है जहां का राजा अम्बी होता है वो अधीनता सिकंदर की अधीनता को आसानी से स्वीकार करता है। और उसके बाद वो पंजाब के ऊपर आक्रमण करता है। तो पंजाब में उसका युद्ध क्या होता है, राजा पोर्स के साथ होता है, और राजा पोर्स हार जाता है और सिकंदर उसको जीवन दान दे देता है, क्योंकि सिकंदर की जो पत्नी होती है रक्सौना होती है, उसने पोर्स को राखी बांधी है, इसलिए क्या करता है सिकंदर उसको जीवन दान देता है। और उसके बाद अगर आगे की अगर बात करें, जैसे हिमाचल की अगर बात करें तो बोलते हैं कि ब्यास नदी के तट पर उसको पार करने से क्या करता है सिकंदर की सेना मना करती है। खास करके ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सेनापति था, ये कौन सा सेना नायक था जिसने ब्यास नदी के तट को पार करने से मना किया है। तो इसका सही आंसर रहेगा कोइनोस रहेगा। और कौन सा जल सेनापति था जिसका नाम रहेगा निर्याकत रहेगा। और सेल्यूकस निकेटर उसका जो प्रमुख सेनापति है वो जो भी सिकंदर के भारत में जीते हुए क्षेत्र होते हैं उसके ऊपर क्या है कि वो अधिकार करके वहां का शासक बन जाता है। इस तरह की एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और जल्द मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।